अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने सी शार्प स्टार्ट करनी है। तो सी शार्प बिफोर स्टार्टिंग सी शार्प हम लोगों ने ये जानना होगा कि हमारे पास जो है वो डॉट नेट क्या चीज़ है। सही है। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास विंडोज़ जो है वो किसने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है। ठीक है। अब डॉट नेट भी किसका प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वालों का प्रोडक्ट है। ये एक अलग फ्रेमवर्क है। क्या है? फ्रेमवर्क है। अच्छा, जब भी बात आ जाती है फ्रेमवर्क की, सही, तो नाम से ही जाहिर है क्या है, बंच ऑफ लाइब्रेरीज है। मतलब क्या है, एक से ज्यादा लाइब्रेरियों का मजमुआ। ये हमारे पास क्या कहलाता है, फ्रेमवर्क कहलाता है। ठीक है। डॉट नेट जो फ्रेमवर्क है ये क्या कर रहा होता है, ये हमें हेल्प कर रहा होता है ताकि हम क्या कर सकें, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बना सकें, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ये वगैरह बना सकें। ठीक है। इसको बनाया किसने? ऑफ कोर्स मैंने अभी पहले बताया कि किसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाया है। ठीक है। इसका पहला वर्जन जो था वो कब रिलीज हुआ था? 2000 में रिलीज हुआ था। ठीक है। अच्छा, इसको यूज करके हम कैसी एप्लीकेशंस बना सकते हैं? डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, विंडोज फोन एप्लीकेशन बना सकते हैं, और बहुत सारी ऐसे वेब सर्विसेज वगैरह, ये सारी चीजें हम लोग बना सकते हैं, एपीआई वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या होती है? डेस्कटॉप एप्लीकेशन से मुराद क्या है? जैसे कि आप लोगों ने कभी रेस्टोरेंट वगैरह में गए होंगे तो वहां पर क्या होता है, आपकी जो बिलिंग हो रही होती है, सही है, जो उनके पास एक सॉफ्टवेयर खुला हुआ होता है, सही है, तो वो क्या होता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। जैसे आईडीएम है, वीएलसी प्लेयर है, ये सारे के सारे क्या है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस है। तो इस तरीके की एप्लीकेशंस भी आप इसको यूज करके बना सकते हो, डॉट नेट को यूज करके बना सकते हो। ये हमारे पास कौन फीचर प्रोवाइड कर रहा होता है? डॉट नेट प्रोवाइड कर रहा होता है कि हम ये सारी चीजें इजीली डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर सेकंड चीज, वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं डॉट नेट को यूज करके, जैसे कि यूट्यूब, किसी भी यूनिवर्सिटी का पोर्टल वगैरह। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, वेब एप्लीकेशंस कहलाती हैं। फिर थर्ड जो इम्पोर्टेंट और बड़े काम कर सकते थे वो मैं सारे पॉइंट्स गिनवा रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास वो होते हैं विंडोज फोन। विंडोज फोन तो अब हमारे पास क्या हो गए हैं, ऑब्सलेट हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। पहले हमारे पास विंडोज फोन आया करते थे तो उसके अंदर जो एप्लीकेशंस हुआ करती थी, ठीक है, तो वो एप्लीकेशन क्या होती थी, वो डॉट नेट के थ्रू बनाई जा सकती थी। या अगर आप लोगों ने देखा होगा विंडोज के, जैसे हमारे पास एंड्रॉइड में हमारे पास क्या मौजूद होता है, प्ले स्टोर मौजूद होता है। इसी तरीके से अगर आप विंडोज का देखो तो वहां पर आपको क्या नजर आ रहा होता है, विंडोज ऐप, विंडोज स्टोर, इस तरीके का कुछ नाम होता है उसका, वो स्टोर नजर आ रहा होता है। उसमें बहुत सारी आपको एप्लीकेशन वगैरह नजर आएंगी। तो वो किसकी मदद से बनाई जा सकती हैं, वो डॉट नेट की मदद से बनाई जा सकती हैं। ठीक है। तो ये हम कौन से फ्रेमवर्क को यूज करके काम कर सकते हैं, डॉट नेट के। ठीक है। अच्छा, हमारे पास डॉट नेट क्या कर रहा होता है, बेसिकली डॉट नेट का जो फ्रेमवर्क है, मैंने नाम लिया कि ये हमारे पास क्या है, तो ये फ्रेमवर्क है जहां पर जो बंच ऑफ लाइब्रेरीज का मजमुआ। ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास 62 लैंग्वेजेस से भी ज्यादा लैंग्वेजेस की लाइब्रेरी मौजूद है। सही है। लाइब्रेरी हमारे पास क्या काम कर रही होती है, लाइब्रेरी हमारे पास में ये फीचर प्रोवाइड कर रही होती है, हमारे कोड रिव्यूज कर देती हैं, ठीक है, हमारा काम आसान कर देती हैं। ठीक है। ये काम कौन करके दे रहा होता है, लाइब्रेरी। बना बनाया कोड होता है, जस्ट कॉल एंड यूज इट। जैसे कि एक मैं मिसाल देता हूँ, आप लोगों ने बूटस्ट्रैप यूज किया था, तो बूटस्ट्रैप में क्या था, क्लासेस पहले से बनी हुई थी, कोडिंग हुई हुई थी, यू जस्ट कॉल द लाइब्रेरी एंड यू शो द फंक्शनैलिटी और इस तरीके की चीजें। ठीक है। आप उसको कॉल करते थे, उसकी फंक्शनैलिटी से फायदा उठाते थे। ठीक है। तो इस तरीके की ये हमारे पास क्या कहलाती है, लाइब्रेरी, जहाँ पे पहले से कोड हुआ रखा हुआ हो, आप जैसे उसको यूज करो, कॉल करो, यूज करो। ठीक है। तो डॉट नेट के पास क्या है, लार्ज नंबर ऑफ लाइब्रेरीज मौजूद है। सही है। 62 लैंग्वेजेस से भी ज्यादा उसकी लाइब्रेरीज मौजूद है। ठीक है। ये पॉइंट लिख लें, एक पॉइंट अच्छा पॉइंट हो सकता है। अच्छा, जो फ्रेमवर्क के अंदर जो कंटेन कर रही है ना, जो लाइब्रेरीज जो क्लास कंटेन कर रही है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं,
फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, क्योंकि जाहिर सी बात है इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस वगैरह वो क्या कर रही है, लाइब्रेरीज रखी हुई है, सही। तो FCL कहलाता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कहीं पे भी FCL का मतलब लफ्ज यूज करूंगा, इसका मतलब क्या कर रहा है, डॉटनेट का जो हमें क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है ना, जो लाइब्रेरीज प्रोवाइड कर रहा है, फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, ठीक है। तो ये वो लाइब्रेरी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। फिर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम रिटन एंड एग्जीक्यूट ऑन एनवायरनमेंट, ठीक है। क्या कह रहा है, एक अच्छी बात जो इम्पोर्टेंट है, और वो बात ये की है कि देखिए, आप लोगों को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि हमारे पास क्या होती है, मशीन लैंग्वेज क्या होती है, और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, ये सारी बातें आप लोगों को पता है, सही है। अगर मैं कोई भी लैंग्वेज, देखिए लैंग्वेज क्या होती है, कम्युनिकेशन का जरिया लैंग्वेज होती है, ठीक है। अब हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है, और जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो कौन होती है, मशीन, या उसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, या हम लोग उसको क्या कह रहे होते हैं, मशीन लैंग्वेज कह लेते हैं, मेरे लिए अच्छा। तो अब अगर सुन लीजिए, मैंने अगर किसको समझाना है, देखिए इधर, मैंने अब मशीन को समझाना है, मशीन को समझाना है, मशीन क्या समझती है, बाइनरी लैंग्वेज, जीरोज और वन वाली, ठीक है। और हम क्या समझते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। तो अगर अब मैं कोई भी प्रोग्राम लिखूंगा जो कि किसको समझाना पड़ेगा, मशीन को समझाना पड़ेगा, तो बीच में मेरे पास कोई ना कोई ऐसा ट्रांसलेटर मौजूद होना चाहिए जो हमारे कन्वे करवा सके, मशीन लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट कर सके, बाइनरी को मशीन में कन्वर्ट कर सके, सही है। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर डॉटनेट सिर्फ और सिर्फ क्लासेस ही नहीं प्रोवाइड करती, बल्कि कंपाइलर भी प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, हर लैंग्वेज के जिन जिन की लाइब्रेरीज मौजूद है उन सब के कंपाइलर भी प्रोवाइड करती है, ताकि हम उनको रन कर सकें, सही है भाई। देखो अगर मैंने C#, मैं अगर बात करता हूँ C# एक लैंग्वेज है, सही है। तो अभी हम लोगों ने C# का इंट्रोडक्शन तो नहीं लिया, लेकिन है तो लैंग्वेज ना, वो अभी उसका इंट्रोडक्शन ले लेंगे। तो उस लैंग्वेज, वो लैंग्वेज के ऊपर अगर मैं कोई प्रोग्राम लिखता हूँ, तो अगर मैंने मशीन को समझाना है ना, पहले तो मशीन को समझाना है, तो मशीन के ऊपर मैं जो एग्जीक्यूट करूंगा कोड, तो मशीन को कैसे समझ में आएगा, पहले मेरे पास क्या होगा, बीच में कोई ना कोई ट्रांसलेटर मौजूद होगा जो कि मेरे कोड को मशीन को समझाएगा, और मशीन का जो भी आउटपुट आएगा उसको कन्वर्ट करके मुझे समझाएगा। चाइनीज और एक चाइनीज है और एक पाकिस्तानी। चाइनीज को आपकी जबान नहीं आती, आपको चाइनीज नहीं आती, बीच में ट्रांसलेटर की जरूरत होगी जो दोनों को कम्युनिकेशन को डन करवाए। तो कंपाइलर ये काम करके देगा। तो हमें डॉटनेट ना सिर्फ लाइब्रेरीज प्रोवाइड कर रही है 62 लैंग्वेजेस की या उससे ज्यादा, उनके कंपाइलर भी प्रोवाइड कर रही है। इन्वायरमेंट, यहाँ पे एक नाम है ना, एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट, वो भी प्रोवाइड कर रही है। और उसको हम क्या कह सकते हैं, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, CLR, सही है। तो हमें डॉटनेट क्या प्रोवाइड कर रही है, FCL मतलब फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरीज प्रोवाइड कर रही है। और सेकंड चीज क्या प्रोवाइड कर रहा है डॉटनेट, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, CLR, मतलब वो जो हमारा कोड है उसको रन करने के लिए उसका इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है। क्या अब हमारे पास डॉटनेट जो है ना सिर्फ क्या प्रोवाइड कर रहा है, FCL और CLR प्रोवाइड कर रहा है, इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी पार्ट्स हैं डॉटनेट के, ठीक है, फ्रेमवर्क के, जो डॉटनेट हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। यहाँ पे जैसे कि अल्फाज लिखा हुआ है, दीज आर द कोर एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ द डॉटनेट फ्रेमवर्क, ठीक है। जो हमारे पास हमने ऊपर देखे, ये भी हमारे पास एसेंशियल पार्ट थे। इसके अलावा भी कुछ और भी चीजें जो हमें डॉटनेट प्रोवाइड कर रहा है, सही, उनका जिक्र कर लेते हैं। लेकिन ये देखें, दिस फ्रेमवर्क प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज लाइक मेमोरी मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, मेमोरी मैनेजमेंट एंड टाइप सेफ्टी। अच्छा, जो हमारे पास क्या होता है, फ्रेमवर्क होता है, ये हमारे पास और भी बहुत सारी क्या कर रहा होता है, फिजिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, और भी फीचर्स प्रोवाइड कर रहा होता है। मेमोरी मैनेजमेंट,
ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट, जो चीज काफी टाइम तक अगर मेमोरी में क्या होगी, जगह ऑक्यूपाई करेगी और नॉट इन यूज है, तो वो मेमोरी से उसको डिस्कार्ड कर देगा। ये सारे काम, ठीक है, ये काम करके देगा मुझे। सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या कर रहा है, टाइप सेफ्टी। टाइप सेफ्टी से मुराद क्या है कि देखें इधर हमारे पास क्या है, मैं किसी और टाइप का डाटा किसी और टाइप में स्टोर नहीं कर सकता। हर टाइप के लिए अलग उसने क्या बनाया हुआ है, डेटा टाइप बनाई हुई है, सही। ये सारी चीजें हमारे पास टाइप सेफ्टी कहलाती है, ठीक है। फिर उसके बाद दिस फ्रेमवर्क सपोर्ट मोर देन 60 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सच है C#, F# मतलब जावा, VB.NET, J#, और बहुत सारी यहाँ पे एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिखी हुई है, ठीक है। इसी तरीके से 60+ लैंग्वेजेस की लाइब्रेरियों का मजमुआ है और उनके कंपाइलर्स का, ठीक है, उनके कंपाइलर्स भी मौजूद हैं। कौन प्रोवाइड कर रहा है ये, .NET का फ्रेमवर्क। अच्छा, इसके 4 इंपॉर्टेंट क्या है कंपोनेंट, और 4 कंपोनेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, सही है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, CLR मतलब कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। दूसरा है फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। फिर उसके बाद ये जो कोर लैंग्वेजेस सपोर्ट कर रहा होता है, सही है, कौन, .NET मतलब कोर लैंग्वेजेस से मुराद क्या है, जो मशहूर और मारूफ लैंग्वेजेस हैं, जो ज्यादातर यूज करी जाती है, जिनके ऊपर अच्छी खासी मार्केट हमारी पर क्या हुई भी है, ऑक्यूपाई हुई भी है, सही है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है विंडोज फॉर्म। जो विंडोज फॉर्म में हमारे पास वो आ जाती है, क्या कहते हैं, अपना डेस्कटॉप एप्लीकेशन वगैरह, ठीक है। जैसे मैंने VLC मीडिया और इस किस्म का नाम लिया था ना, तो मैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, ये सारी चीजें हमारे पास विंडोज फॉर्म पे बनी जाती हैं। ASP.NET मतलब ASP में हमारे पास एक्टिव सर्वर पेज मतलब वेब शामिल हो गया। कौन शामिल हो गया, वेब शामिल हो गया। फिर ADO.NET, ये सारी चीजें। अब ये सारी चीजें क्या हैं, ये .NET ठीक है ही मशहूर और मारूफ लैंग्वेजेस हैं, ये जो हमें एक स्पेशल तरीके का काम करके दे रही होती हैं, ठीक है। फिर और भी इसके बहुत सारे क्या मौजूद हैं, फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं, सही है। और भी बहुत सारे इसके मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, मॉड्यूल है WCF, WPF, ठीक है। और मुख्तलिफ टाइम पीरियड में ये रिलीज होते रहे हैं, इनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के काम होते रहे हैं। हम यहाँ पर ये एक जो लिंक है, यहाँ पे एक लिंक लिखा हुआ है, लिंक है, एंटिटी फ्रेमवर्क है, और ये हम लोग जो काम कर रहे होंगे ना, ये लिंक है क्या चीज, लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी। ये भी बिल्कुल SQL की तरह ही है हमारे पास। ये थोड़ा सेंटेंस डिफरेंस होता है कि कॉन्सेप्ट सारे वही हैं, क्यूरी लिखने का तरीकेकार है ये। जैसे SQL था ना, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है। डेटाबेस की क्यूरी लिखने के क्या होता है, एक स्टैंडर्ड है। इसी तरीके से लिंक भी हमारे पास क्या है, ये डेटाबेस की क्यूरी लिखने का तरीकेकार है। हम लोग यहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क यूज कर रहे होंगे, हम लोग इस सेमेस्टर में क्या यूज कर रहे होंगे, लिंक एंटिटी फ्रेमवर्क यूज कर रहे होंगे। और इसके साथ साथ हम लोग MVC यूज कर रहे होंगे। वो भी किसका मॉड्यूल है, वो भी हमारे पास एक अदर .NET का ही पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ एक पूरा एक चार्ट है कि भाई 2012 में जो 2005 में जो हमारे पास क्या हुआ था, फ्रेमवर्क कौन सा था, 2.0, और उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें जो है मुतारिफ करवाई गई थी। तो ये देखें इधर, ये चीजें थी जो आई थी। फिर उसके बाद 3.0 में इन्होंने क्या कर दिया, इन चीजों का इजाफा किया। जाहिर सी बात है, एक हमारे पास वर्जन से दूसरे वर्जन में जब भी हम जाते हैं, जब हमारे पास नई चीजें आ जाती हैं, ठीक है, नई चीजें आ जाती हैं या नई अपडेट्स आ जाती हैं, सही है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको एक नया वर्जन निकाल लेते हैं। तो नए वर्जन का मतलब ये नहीं कि पुरानी चीजों को सारा डिस्कार्ड कर दिया जाता है, पुरानी चीजों को भी रखते हैं और नई चीजों को इन्वॉल्व कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये पुरानी चीजें सारी मौजूद है, इनमें इजाफा करते चलेगा। 3.5 में हमारे पास लिंक और एंटिटी फ्रेमवर्क आया। 4.0 में हमारे पास पैरेलल लिंक, टास्क, पैरेलल लाइब्रेरी, ये सारी चीजें। 4.5 में हमारे पास .NET APIs, फॉर स्टोर, ये सारी चीजें हमारे पास क्या हुई, 4.5 में स्टोर हुई। इसके अलावा भी हमारे पास .NET के मजीद फ्रेमवर्क आते रहे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज सुन लीजिए, हमारे पास जो .NET है, .NET में हमारे पास क्या हुआ, अभी करंटली हमारे पास जो इसका वर्जन है वो हमारे पास क्या चल रहा है, 7 से भी आगे निकल गए, ठीक है। हमारे पास .NET का 7 से भी हम लोग आगे चले गए। बीच में हमारे 7 से बिफोर हमारे पास क्या आया था, जब .NET का 6 वर्जन आया था, उसके साथ हमारे पास पैरेलली हमारे पास एक और चीज आई थी, वो क्या था, हमारे पास .NET कोर, ठीक है। .NET कोर में क्या था, मैं आप लोगों को सब पूरा सिचुएशन बताता हूँ। देखिए सर,
अब अगर मेरा कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी मेरा सॉफ्टवेयर है, अगर मैंने उसको रन करना है तो वी नीड अ .NET फ्रेमवर्क फर्स्ट। हमारे सिस्टम में अगर .NET का फ्रेमवर्क मौजूद होगा तो उसका सॉफ्टवेयर चल पाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो रन होगा तो उसको सबसे पहले क्या चाहिए, इन्वायरमेंट चाहिए, सही है, कंपाइलर की नीड होगी, सेकंड लाइब्रेरी जो डायरेक्ट कॉल की हुई है कहीं ना कहीं से, तो आई मीन ना वो लाइब्रेरीज की जरूरत है। तो ये हमें अपने .NET को इंस्टॉल करना पड़ता था, .NET को इंस्टॉल करना पड़ता था। और .NET का फ्रेमवर्क सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे इंस्टॉल हो सकता था, विंडोज के अंदर, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने कोई सॉफ्टवेयर .NET का यूज करना है वहाँ पे वी नीड अ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट, देन हम उसे ना .NET का फ्रेमवर्क इंस्टॉल कर देते थे, फिर उसके बाद हम लोग इस काबिल होते थे कि हम लोग क्या काम कर सकें, हम .NET के सॉफ्टवेयर को चला सकें, ऐसा ही है। फिर जो .NET कोर आई थी ना, उसने हमारे पास प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कर दिया था। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट से मुराद क्या है, देखिए सर, अब मेरे पास अगर मैं दुबई की बात करूँ वहाँ पे मैक चलता है, मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। चाइनीज की बात करूँ तो चाइनीज में हमारे पास कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। तो अब अगर मैंने इसको मैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं करता .NET फ्रेमवर्क को, तो इसका हमें नुकसान ये होता है कि हमारा पूरा का पूरा एक रीजन में हमारे सॉफ्टवेयर एबल नहीं होते कि वहाँ पे रन हो सके, ऐसा ही है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं था ना, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया, .NET को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कर दिया, मतलब वो लिनक्स में भी चल सकती है, इंस्टॉल हो सकती है, वो मैक में भी इंस्टॉल हो सकती है, ठीक है। तो वो हमारे पास .NET कोर थी, सही है, .NET कोर ने यह काम करके दिया था, ठीक। उसके साथ साथ हमारे पास पैरेलली .NET 6 भी फ्रेमवर्क 6.0 भी हमारे पास मार्केट में आया था, सही है। तो ऐसी बात प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट करना, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कुछ हम लोगों ने कुछ उसको उसके नेगेटिव्स को किस तरीके से इंस्टॉल करना है वो पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। अगर किसी के पास मैक वगैरह है तो वो वहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके .NET को इंस्टॉल करने का तरीकाकार क्या है उसको फॉलो कर सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी इसके अंदर आ गई थी बाद में, ठीक है। अब पहले ये ओपन सोर्स नहीं थी। ओपन सोर्स से मुराद क्या है, ओपन सोर्स से मुराद क्या है कि हम इसकी लाइब्रेरीज में क्या कर सकते हैं, कुछ चेंजमेंट कर सकते हैं, सही है, चेंजमेंट कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल बूटस्ट्रैप क्या है, ओपन सोर्स है ना, उसके अंदर हम लोग कुछ ना कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। तो पहले ये ओपन सोर्स नहीं थी, बाद में इसको ओपन सोर्स भी कर दिया गया ताकि इसकी लाइब्रेरीज में अगर कोई रद्द-बदल करना चाहे तो वो डायरेक्टली रद्द-बदल भी हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसके लिए आपको कोई पे नहीं करने की ज़रूरत पड़ती, सही है, कहीं आपको वो नहीं करना पड़ता, ट्रायल नहीं मिलता, इसलिए कार्ड वगैरह पास नहीं करना पड़ते, सही, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, सही है। तो ये सारे काम हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, .NET प्रोवाइड कर रहा है। अब अगर कोई आपसे .NET के बारे में पूछ रहा है तो आप .NET के बारे में बता सकते हो कि .NET हमारे पास क्या एक फ्रेमवर्क है जिसको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे कैटेगरीज के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप एप्लीकेशन, विंडोज फॉर्म कह रहा हूँ, मोबाइल एप्लीकेशंस जो हमारे पास वो विंडोज फोन पे जो रन होगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, ये सारे काम हम .NET के फ्रेमवर्क को यूज करके बना सकते हैं। ये किसी एक लाइब्रेरी का मजमूआ नहीं, 60+ लाइब्रेरियों की क्लासेस उसके पास मौजूद हैं, ठीक है। और सेकंड चीज़ क्या है, यह हर लैंग्वेज को रन करने के लिए हमें क्या प्रोवाइड करता है, उसका कंपाइलर भी प्रोवाइड करता है, याद रहेगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने जो मैंने आप लोगों को बातें बताई हैं यहाँ पे उसके बारे में लंबी की हुई है उन्होंने, ठीक है। तो अगर कोई पढ़ना चाहे तो इसको पढ़ सकता है, ठीक है। जो मैंने जैसे आप लोगों को बताया ना कि हमारे पास क्या था, जैसे मैंने बताया था विंडोज फॉर्म के बारे में बता रहे हैं, एंटिटी फ्रेमवर्क के बारे में बता रहे हैं। ये जब हम इसके ऊपर डिटेल से आएंगे ना, बात करेंगे, तो जो मतलब आगे हमारा टॉपिक आएगा ना उसमें हम इसको डिटेल से देख लेंगे, सही है भाई। फिर भी अगर आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, खुद से सेल्फ पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास किसका इंट्रोडक्शन, .NET का इंट्रोडक्शन क्या हो जाता है, खत्म होता है। .NET का फ्रेमवर्क आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, सही है, ये बात क्लियर है। जब उन्होंने विंडोज का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम किसका दे दिया,
विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम था, सही है। तो इन्होंने फ्रेमवर्क भी अपना प्रोवाइड कर दिया डॉटनेट का उन्होंने फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर दिया। तो जाहिर सी बात है वो अपनी लैंग्वेज भी एक अपनी, देखो अगर मैंने एक कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसकी लॉजिक बिल्डिंग के लिए कोई ना कोई हमें क्या लगेगी, लैंग्वेज लगेगी, सही है। तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वालों ने एक लैंग्वेज भी मुतारिफ करवाई, सही है, जो हाई लेवल लैंग्वेज थी, इसका नाम है सी शार्प, ठीक है। अब वो सी शार्प लैंग्वेज है क्या चीज, ये क्या नहीं है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।